नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस से यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो एलपी सीबीटी 2 की अब बारी है। बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग एक अच्छा खासा वेटेज आपके एग्जामिनेशन में रखता है और बहुत सारी शुभकामनाएं आपके सीबीटी 1 एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें आप सभी को पता है वर्क एनर्जी पावर से बहुत सारे सवाल पिछले साल और उसके भी पिछले साल 2019 में भी पूछे गए हैं। तो वर्क से रिलेटेड एक बहुत खूबसूरत सवाल और इस बेस्ड क्वेश्चंस जो सीरीज ये है, इसमें वो सारे क्वेश्चन डिस्कशन कराए जाएंगे जो आपके एलपी के एग्जामिनेशन में या टेक्नीशियन इवन जेई के पेपर में जो पूछे गए सवाल होंगे और अच्छे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की ये सीरीज रहेगी। बाकी आपका सपोर्ट, आपका कमेंट सेक्शन में जो भी बातें होगी कि टॉपिक वाइज टॉपिक कंसेप्चुअली पूरी चीजों को, क्योंकि देखिए पूरी चीजों को पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। हाँ, कंसेप्चुअली ओरिएंटेड जो टिपिकल पार्ट है उसको मैं करा सकता हूं। अब जैसे कि नोट्स की बारी है तो देखिए नोट्स में वर्क एनर्जी पावर कंप्लीट आपको करा दिया गया है विथ मतलब हर एक चीज को समझाते हुए, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, वर्क का हो चाहे उसके हर एक एक केस की बात हमने की है कि वर्क अगर जीरो है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उनके एक एक एग्जाम्पल के साथ। और मैं बहुत सारी चीजों को भी डिस्कशन करूंगा इस चैनल पर भी, तो बने रहेंगे। आपका कमेंट और दोस्तों तक शेयर जरूर करेंगे, ठीक है भाई। देखिए सवाल आपसे क्या पूछा गया और इस सवाल को अब थोड़ा सा उलट करके अगर पूछा जाए तो और कितना ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा आपके कंसेप्ट में, वो मैं आपको दिखलाना चाहता हूं। सवाल आपसे ये पूछा गया है कि कोई एक आदमी है, यहां मैं मेंशन कर दे रहा हूं एलपी का ये पूछा गया सवाल, एलपी पीवाई क्यों है। अब सवाल आपसे यह पूछा गया है कि कोई एक आदमी है जिसके सिर पर एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मैंने रखा है, एग्जामिनेशन में कुछ भी लिख सकता है, आपको सूटकेस लिख सकता है, आपके कोई बैग लिख सकता है, कुछ भी चीजें आपको यहां पर दिया जा सकता है, ठीक है। तो कोई एक आदमी है जिसके सिर पर एक ऑब्जेक्ट है और वो क्या कर रहा है, सीढ़ी पर चढ़ रहा है, ठीक है। अब आपसे सवाल ये बोला गया है कि आदमी द्वारा ऑब्जेक्ट पर किया गया कार्य, कोई वैल्यू यहां पे आपको नहीं निकालना है, कोई न्यूमेरिकल्स डाटा नहीं दिए गए हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन है आपके पास 4, पॉजिटिव होगा कार्य, नेगेटिव किया जाएगा कार्य या कोई भी कार्य नहीं होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो बहुत बार होता यह है कि सिर पर ऑब्जेक्ट तुरंत आप जीरो करके आ जाते हैं, कूली वाला एग्जाम्पल जो आप लोग पढ़े हुए होते हैं, लेकिन हर जगह ये लॉजिक नहीं लगता है भाई, इसको समझना होगा। सवाल आपको समझ में आया कि कोई एक व्यक्ति है, जस्ट एक एग्जाम्पल, कोई कूली है, उसने क्या किया है, सिर पर एक ऑब्जेक्ट रखा है ना, सिर पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और बोला गया कि वो सीढ़ी पर चढ़ रहा है। इस प्रकार से वो सीढ़ी पर चढ़ रहा है और चढ़ने के क्रम में बोला गया है कि आदमी के द्वारा, ठीक है ना, ध्यान रखना है, आदमी के द्वारा ऑब्जेक्ट पर किया गया कार्य, आदमी के द्वारा ऑब्जेक्ट पर किया गया कार्य आपसे पूछ रहा, ठीक है। तो चलिए इस सवाल को कैसे बनाया जाएगा समझिएगा। देखिए ये एक सीन बनाया गया है, इस सीन को पहले समझिए। यहां पर ये आपके पास क्या है, एक ट्रेन है और इस ट्रेन में आप बैठे हुए थे और ये है आपका लगेज, ठीक है। ये हो गया आपका लगेज जो येलो कलर से मैंने डिनोट किया है। अब ट्रेन आपके स्टेशन, आपके जो भी गंतव्य जहां भी स्थान रही वो आप आए और आप बाहर निकल रहे प्लेटफॉर्म पे और ये हो गए आप और आपका ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आपके पास आ रहे हैं ये कूली, ये कूली आया और ये दोनों हाथों से आप देख पा रहे होंगे इसको क्या कर रहा है, लिफ्ट अप किया जा रहा है, यानी कि ऊपर अपने सिर पर रख रहा है। तो ये पहला स्टेज है, यहां पर इसको समझना होगा। देखिए ये पहला, ये फर्स्ट स्टेज हो गया, ठीक है। जब फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है, कूली क्या कर रहा है भाई, कूली क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को उठा रहा है, ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, उठा रहा है सर पर रखने के लिए, उठा रहा सर पर रखने के लिए, ठीक है। तो भाई यहाँ पे एक कार्य किया जाएगा, ऑब्जेक्ट को उठा करके सर पे रख रहा है अगर कूली, तो कार्य किया जा रहा है। अब इसने रख दिया है, अब ये दूसरा स्टेज है आपका, दूसरे स्टेज में ये अब प्लेटफॉर्म से चलेगा और ये तीसरा स्टेज है जो आपका क्वेश्चन बन रहा है कि अब ये सीढ़ी से चढ़ते हुए फिर वो स्टेशन से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे पूछा, अब आपको ये समझना, ये तीनों स्टेज का कंसेप्ट समझना होगा। एक तो फर्स्ट स्टेज में कि जब कूली वस्तु को उठा रहा होगा तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, ठीक है, W1। अब जब वो प्लेटफॉर्म पे चल रहा होगा तो किया गया कार्य W2 क्या होगा। और ये थर्ड स्टेज जब W3 की बात कर रहे होंगे, जब ये सीढ़ी पे चढ़ रहा है तो आदमी के द्वारा ऑब्जेक्ट पर किया गया कार्य क्या। अब इसको चेंज करके पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन, यहां पे लिख देगा ऑब्जेक्ट के द्वारा आदमी पर किया गया कार्य, ठीक है। तो उस पे आएंगे, पहले इसके लॉजिक को समझते हैं।
तो चलिए फर्स्ट स्टेज की अब हम लोग पहले क्या करते हैं, वर्क डन निकालते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज में क्या है पहले हमें ये बताइएगा। फर्स्ट स्टेज में मैंने क्या बताया, जो आपके कूली है, कूली ने क्या किया है, ऑब्जेक्ट को क्या किया है, नीचे से ऑब्जेक्ट को सर पर उठाया है। ठीक है ना, सर पर उठाया है। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट को कूली भाई, मैं यहाँ पे एक व्यक्ति बना दे रहा हूं। ठीक है ना, एक व्यक्ति यहां पर मैं इस प्रकार से बना दे रहा हूं। ठीक है भाई, अब इसने क्या किया है भाई, इसने क्या किया है, ठीक है ना, इसने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को ऊपर उठा करके यहां पर अपने सर पर रखा है। ठीक है, तो अब यहां पर इसको रखने के लिए इसको क्या करना पड़ा होगा भाई, वर्क डन करना पड़ा होगा। तो मैं मान के चल रहा हूं W1, तो ये कितना वर्क किया होगा, तो सिंपल सा लॉजिक है, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है यार। अच्छा पहले हमें ये बताइए वर्क का फॉर्मूला, ये मैं मान के चल रहा हूं कि आपको इतना पता होगा। वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, एफ एस और क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है ना, एफ एस कॉस थीटा होता है। एफ क्या हो गया भाई, फोर्स हो गया। ठीक है, एस क्या हो गया भाई, डिस्प्लेसमेंट हो गया, और थीटा यानी एंगल क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होता है। ठीक है, तो हमें ये बताइए कि ये जो कूली भाई साहब जो हैं, ठीक है, इस कूली के द्वारा कितना फोर्स लगाया गया होगा इस ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए। तो सिंपल सी बात है, जितना इस ऑब्जेक्ट का क्या होगा, वेट होगा, यानी कि वेट जितना होगा उतना ही फोर्स लगाया होगा। यानी कि वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स का वैल्यू आपको कितना मिल गया भाई, mg मिल गया। कितने हाइट तक, मैं मान के चल रहा हूं कि h हाइट तक ऊपर उठाया, तो कितने हाइट तक भाई, h हाइट तक, कॉस थीटा। ठीक है ना, कॉस थीटा। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू बताइएगा क्या है, तो थीटा का होता है क्या, मैंने क्या बताया, थीटा क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ये क्या होता है भाई, एंगल होता है। ठीक है ना, तो फोर्स किधर लगाया जा रहा है, फोर्स ऊपर लगा रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको उठाया जा रहा है ऊपर, है ना, ऊपर ही उठा रहा ना कूली अपने सिर पर, और डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है, ऊपर ही, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन में, यानी थीटा की वैल्यू क्या आ गई भाई, 0 डिग्री। ठीक है, तो यहां पे आप क्या लिखेंगे भाई, थीटा का वैल्यू क्या आ गया भाई, 0 डिग्री। ठीक है, तो अगर 0 डिग्री आ गया तो अब यहां से W का वैल्यू कितना आ रहा है भाई, mgh cos 0, और cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, यानी कि वर्क डन कितना करना पड़ गया फर्स्ट स्टेज में कूली को, mgh। यही हम लोग एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं कि पोजीशन, यानी कि स्थिति में चेंज आने जब हो जाती है कोई भी ऑब्जेक्ट में, अगर पोजीशन चेंज देखने को मिलता है और उस पोजीशन को चेंज करने में जो किया गया जो कार्य होता है, उसी कार्य को या उसमें लगा गया जो एनर्जी होता है, उसी को हम लोग पोटेंशियल यानी कि स्थितिज ऊर्जा का नाम देते हैं। ये बाद का विषय होगा, अभी हमें समझना है कि कूली के द्वारा, यानी कि ऑब्जेक्ट को उठाने में उस कूली के द्वारा किया गया कार्य कितना है भाई, mgh, यानी कि फर्स्ट स्टेज का आपने कैलकुलेशन कर लिया है। तो चलिए इस फर्स्ट केस का अगर मैं बात कर लूं, वर्क डन कितना हुआ भाई, mgh। अब एक बात बतलाइए, कैसा वैल्यू है ये वर्क डन, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो मैंने अपने क्लास में बताया है कि सिंपल सा फंडा है कि वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, सिंपल सा फंडा है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होगा भाई, सेम होगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को उठाया गया ऊपर कूली के द्वारा, और ऑब्जेक्ट उठ भी रहा, डिस्प्लेसमेंट भी, यानी कि भाई पॉजिटिव हुआ। और नेगेटिव कब होता है वर्क डन, वर्क डन नेगेटिव तब होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि ये ऑब्जेक्ट था, ठीक है, अब इस व्यक्ति के द्वारा उठाया गया ऊपर, फोर्स लगा करके डिस्प्लेसमेंट हुआ ऊपर, ठीक है, ये वर्क डन हो गया पॉजिटिव। लेकिन अब एक बात बतलाइए, इस ऑब्जेक्ट का क्या है, अपना कोई भार होगा, यानी कि नीचे एक फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स में मैंने बताया है गुरुत्व बल के बारे में, याद करिएगा कौन सा बल है भाई, गुरुत्व बल। अब एक बात बतलाइए, गुरुत्व बल किधर लग रहा है, नीचे, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट किधर जा रहा है भाई, कूली ने ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाया, ये कूली के द्वारा किया गया कार्य पॉजिटिव है, समझिएगा। लेकिन अब मैं जो कार्य निकाल रहा हूं कि इस गुरुत्व बल के कारण, यानी कि धरती जो फोर्स लगा रही है, धरती क्या होता है भाई, धरती और ऑब्जेक्ट के बीच में एक अट्रैक्टिव आकर्षण बल कार्य कर रहा होता है, जिसको आप क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि गुरुत्व, ग्रेविटी फोर्स। तो ये गुरुत्व बल के द्वारा किया गया कार्य क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो सिंपल सा देखिए, फोर्स तो लग रहा है नीचे, लेकिन ऑब्जेक्ट तो जा रहा है कूली के माथे के ऊपर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, यानी कि भाई अपोजिट डायरेक्शन। थीटा का वैल्यू यहाँ कितना, 180, और कॉस 180 क्या होता है, वैल्यू नहीं पता है, ग्राफ से चलिए, ये 0 डिग्री हो गया, ये π/2 90 हो गया, और ये हो गया आपका पाई का वैल्यू, यानी कि ये क्या हो गया भाई, -1, ठीक है, और ये हो गया आपका +1। यानी कि यहां पे समझ में आ गया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा
तब कार्य क्या होगा, आपकी नेगेटिव हो गई। चलिए यहाँ पे समझ में आ गया, ये मैंने प्रूफ भी कर दिया। इसके अलावा और भी मैं एक वैल्यू आपको दिखा देता हूं, जैसे कि ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा करके आपने इधर खींचा तो ऑब्जेक्ट इधर आकर डिस्प्लेस यहां पर हो गया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इधर है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन है, यानी कि पॉजिटिव वर्क हुआ। लेकिन याद करिए इसके पीछे एक फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है किधर, ये फ्रिक्शन फोर्स इस ऑब्जेक्ट और इस सरफेस के बीच में लगने वाला फोर्स है। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स तो खींच रहा था इधर, लेकिन इसके बावजूद भी आपके द्वारा अप्लाई फोर्स अधिक होने के कारण ये डिस्प्लेसमेंट इधर, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, यानी फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा किया गया कार्य क्या हो गया, नेगेटिव, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट है। थीटा कितना है, 180 डिग्री। खैर ये सब चीजें तो हमने अपने क्लास में बहुत खूबी से चीजों को एक एक करके समझाया है, लेकिन यहां भी मैं आपको प्रैक्टिकली एनालिसिस करके दिखाना चाहता हूं। एक एग्जांपल मैंने लिया है स्टेशन का, कूली का, और एक व्यक्ति का, और एक ऑब्जेक्ट का, ताकि यहां भी आप फील कर सके कि किस प्रकार से एक एक चीज, एक एक स्टेज को क्लियर कर सके। कि ये सवाल भी आपका ये पूछा जाता है डायरेक्ट, ये सवाल जो यहाँ पे आपने जो डायरेक्ट रिलेशन निकाला है, वर्क डन इक्वल्स टू mgh, ये डायरेक्ट आपका सवाल है। यहाँ से न्यूमेरिकल्स वैल्यू पूछ लिया जाएगा कि कोई एक ऑब्जेक्ट रखा गया है जिसका मास वैल्यू इतना है और उसको h हाइट यानी कि 2 मीटर हाइट तक उठाया गया है, तो किया गया कार्य क्या भाई। तो सिंपल सी बात है, किया गया कार्य क्या होता है, Fs cos थीटा होता है। तो इस ऑब्जेक्ट का जितना भार है उतना ही फोर्स लगाया जाएगा। तो F का वैल्यू हो गया mg, कितना हाइट, 2 मीटर हाइट, और cos थीटा क्या, फोर्स इधर ऊपर, डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा का वैल्यू 0, यानी कि mgh लगा करके यहाँ से ये न्यूमेरिकल्स भी बन जाएगा। देखिए न्यूमेरिकल्स बनने का पीछे का लॉजिक या फंडा को क्लियर करिए, हमेशा मैं यही बोलता हूं। यानी कि पहला केस तो ये समझ में आ गया भाई, लेकिन क्या क्वेश्चन ये पूछा था आपसे, ये वर्क डन निकालना आपसे पूछा था? बिल्कुल नहीं। सवाल तो आपसे पूछा गया था कि आदमी के द्वारा ऑब्जेक्ट पर किया गया कार्य कब, जब वो सीढ़ी पर चढ़ रहा। तो सीढ़ी पे आएंगे उससे पहले अब ये व्यक्ति कहां आ चुका है, इस प्लेटफॉर्म पे आ चुका है। अब इस प्लेटफॉर्म की कहानी को समझते हैं। तो चलिए सेकंड स्टेज में अब हम लोग आते हैं। सेकंड स्टेज कहां पर आ चुके हैं, अब हम लोग सेकंड स्टेज में प्लेटफॉर्म पे आ चुका है ये व्यक्ति, ठीक है। अब प्लेटफॉर्म के सिचुएशन को समझिएगा। प्लेटफॉर्म है ये आपका कूली हो गया और इसके रखा गया है सर पर, अब ये रख चुका है ऑब्जेक्ट को, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब ये प्लेटफॉर्म पे इस डायरेक्शन पे चल रहा होगा, कुछ देर के बाद ये यहाँ पे पहुंच जाएगा और इसके सर पर होगा अभी भी ऑब्जेक्ट, और यहाँ से इसके बाद अब आपकी स्टार्ट होगी सीढ़ी। यानी यहाँ से यहाँ तक जो प्लेटफॉर्म पे ये चल रहा है, यहाँ पर किया गया कार्य कितना है, वर्क डन 2 आपसे पूछा जा रहा। तो भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, निकालिए वर्क डन या यहाँ पे क्या कितना हो रहा। तो देखिए इस व्यक्ति के द्वारा जो फोर्स ऑब्जेक्ट जो, अभी एक बात बतलाई, इस ऑब्जेक्ट को ऊपर जो पकड़ के सर पे रखा हुआ है, इस हाथ के सहारे ही, यानी हाथ के द्वारा ये फोर्स लगा रहा है ये व्यक्ति, यानी फोर्स कितना लग रहा है, ऊपर, है ना। ऊपर उठा करके आप रखे होंगे ना भाई, अगर आप अपने सर के ऊपर कोई भी बोझ रखेंगे तो हाथ के बल, हाथ से ही अपना फोर्स लगा करके, यानी कि फोर्स का डायरेक्शन किधर हो गया भाई, ऊपर हो गया। और डिस्प्लेसमेंट किधर है आपका, इधर है, यानी डिस्प्लेसमेंट ये हो गया। यानी कि अगर मैं यहाँ पे एंगल ये निकालूं, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल यहाँ पे कितना है भाई, 90 डिग्री है। अब वर्क का फॉर्मूला पता है, Fs cos थीटा, ठीक है। तो फोर्स कितना लग रहा है, mg, जितना भार उतना ही आपको फोर्स लगाना पड़ रहा होगा। डिस्प्लेसमेंट s हो रहा है cos 90, थीटा का वैल्यू 90, cos 90 क्या होता है, अभी ग्राफ में मैंने दिखाया भी था। चलिए ग्राफ एक बार फिर से देख लेते हैं। cos थीटा का ये 0 डिग्री है और ये π/2 है, तो 90 का वैल्यू कितना है, 0। तो cos 90 का वैल्यू क्या हो गया भाई, 0, यानी वर्क डन पूरा का पूरा क्या हो गया यहाँ पे, 0। यानी कि सेकंड स्टेज में आपने क्या देखा, और ये सेकंड स्टेज में सबको याद किए हुए रहते हैं और तुरंत 0 टिक करके इस ऑप्शन में भी आ जाते हैं, लेकिन ये आपसे पूछा नहीं है। तो ये समझ में आ गया। अब एक चीज को यहां और समझिए, इसके गहराई तक चलिए। अगर यहां पर अगर आपसे पूछ लिया होता कि इस ऑब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य प्लेटफॉर्म पे, तो ऑब्जेक्ट इस व्यक्ति के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, नीचे लगा रहा होगा ना भाई, नीचे जितना उसका भार होगा उतना फोर्स लगा रहा हो नीचे, और डिस्प्लेसमेंट इधर। यहां पर भी अगर देखिएगा तो वैल्यू कितना है, थीटा। यानी अगर व्यक्ति का पूछ ले या ऑब्जेक्ट के द्वारा लगाया गया इस प्लेटफॉर्म पे, तो वो थीटा कितना है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच 90 है, इस कारण यहां पर वर्क डन 0 होगा। अब आते हैं थर्ड स्टेज में, यानी थर्ड स्टेज का वो स्टेज होगा जब अब हमारा क्वेश्चन का जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है सीढ़ी वाला कंसेप्ट, ठीक है। तो चलिए सीढ़ी वाले कंसेप्ट पे अब हम लोग आते हैं थर्ड स्टेज पे। यानी अब जो व्यक्ति है सीढ़ी पे चढ़ने वाला है और इस सीढ़ी पे आपसे सवाल पूछा गया है कि आदमी के द्वारा किया गया कार्य ऑब्जेक्ट पे क्या है। मान के चलते हैं ये अब सीढ़ी पे चढ़ चुका है ये व्यक्ति, इस प्रकार से इसके सर पर है ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते एक समय ये यहां पर पहुंच ही जाएगा, बिल्कुल जाएगा। यानी ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब भाई यहां पर आपसे पूछ रहा है एग्जाम में क्वेश्चन, वर्क डन बताइए। क्वेश्चन पढ़िए एक बार फिर से। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है,
आदमी के द्वारा, ठीक है ना, सीढ़ी पर चढ़ रहा है तो आदमी द्वारा ऑब्जेक्ट पर किया गया कार्य, आदमी द्वारा ऑब्जेक्ट पर किया गया कार्य, समझ में आ रहा, आदमी द्वारा ऑब्जेक्ट पर किया गया कार्य। चलिए तो सीढ़ी पे आइए, तो ये रहा सीढ़ी वाला स्टेज। तो ये जो आदमी है यानी कि या कूली कर लीजिए या कोई पर्सन कर लीजिए, इसके द्वारा ऑब्जेक्ट पर किया गया कार्य सीढ़ी पर क्या है ये आप हमको बतलाइए भाई। चलिए तो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, सिंपल सा कैलकुलेशन जो बेसिक, हम लोग एकदम बेसिक से ही फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है बस आपको। तो भाई ये व्यक्ति जब सीढ़ी पे चढ़ रहा होगा तो ये कितना फोर्स लगा करके इस ऑब्जेक्ट को उठा रहा होगा, बिल्कुल F फोर्स लगा करके ऊपर से उठा रहा होगा। ये फोर्स कितना होगा, जितना ऑब्जेक्ट का भार होगा, वेट होगा। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब ये व्यक्ति किधर चल रहा है, ऊपर चल रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट भी किधर है, ऊपर है मेरे भाई। यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू किधर है, यानी डायरेक्शन किधर है बताइएगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर है भाई, डायरेक्शन सेम है, सेम है, यानी कि कितना वर्क होगा भाई, पॉजिटिव वर्क होगा। कितना वर्क होगा, अब वो हम कैलकुलेशन कर लेंगे। वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। फोर्स कितना mg, अब ये कितना हाइट पे गया है, अब वो हाइट आपके पास पता होना चाहिए। कॉस थीटा यानी थीटा का वैल्यू अब यहाँ पे क्योंकि इंक्लाइंड है तो यहाँ पे अब क्या करना होगा, उसको कंपोनेंट में बांटा जाएगा। इसलिए इतना कॉम्प्लिकेटेड आपको जेईई यानी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो इंजीनियरिंग के एंट्रेंस के लिए पूछा जाता है आईआईटी लेवल पे, वो यहाँ पे फिर इंक्लूड होगा। तो उतना हमें आगे नहीं जाना है, यहाँ बस हमें बस इतना पूछा गया कि पॉजिटिव या नेगेटिव। तो भाई पॉजिटिव होगा क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है बताइएगा, सेम डायरेक्शन में है। थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की 0 डिग्री है। यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होने के कारण जो आदमी के द्वारा सीढ़ी पे चढ़ने पर जो किया गया कार्य ऑब्जेक्ट पर, वो क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए ऑब्जेक्ट के द्वारा आदमी पर किया गया कार्य सीढ़ी पे, तो चलिए इसको भी फाइंड आउट हम लोग कर लेते हैं। सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे लगेगा, यहां पर भी वही लॉजिक के साथ हम लोग काम कर रहे होंगे। देखिए अब हमें सवाल ये पूछा जा रहा है कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के द्वारा आदमी पर किया गया, तो ये ऑब्जेक्ट किधर लगा रहा होगा, नीचे फोर्स लगा रहा होगा, है ना। लेकिन ये आदमी तो चढ़ रहा है ऊपर, यानी डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ऊपर। यानी कि फोर्स नीचे है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है। थीटा का वैल्यू 180 डिग्री, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जब डायरेक्शन अपोजिट होगा तो वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तब उस केस में अगर सवाल आपका, अगर इस बार आपके एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए चेंज करके कि ऑब्जेक्ट द्वारा आदमी पर किया गया कार्य, तब होगा आपका नेगेटिव। ठीक है, इस केस में आंसर क्या रहेगा भाई, पॉजिटिव। समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताइएगा। देखिए अब मैं आपसे एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप बता सकते हैं वर्क जो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा होता है, हमें ये बताइए ये स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है वर्क आपका। ठीक है, फोर्स क्या है आपका, वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसके बावजूद भी आप हमें बताइए कि वर्क क्या होगा। ठीक है, अगर दोनों, अगर आपका वेक्टर क्वांटिटी है, याद करिए मैंने बताया था, और अगर कॉस थीटा होता है, ठीक है, और अगर कॉस थीटा होता है तो याद करिए वो क्या होता है, उसका जो रिजल्ट यानी कि जो वर्क होगा वो क्या होता है, वो स्केलर होता है। और अगर यहां मैं जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं, C इक्वल्स टू ए वेक्टर और ये भी बी जो है वेक्टर है। ठीक है, और इसके बीच क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट कहने का मतलब क्या है, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा है इसलिए यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा भाई, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, है ना। तो ये बताइए ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, जैसे कि ये और बी दोनों वेक्टर है, तो सी क्या आएगा। और अगर कॉस थीटा है या फिर डॉट प्रोडक्ट है तो सी क्या होता है, आपका स्केलर होता है। लेकिन यहीं पर अगर सी जो है इसका जो अगर मैं लिखूं ए जो है वो आपका वेक्टर है और ये क्रॉस प्रोडक्ट आ जाए, यानी कि यहां मैं लिख रहा हूं ए बी साइन थीटा। ठीक है, तब मुझे बताइएगा ये जो सी है वो क्या होगा भाई, ये वेक्टर होने के बावजूद भी। तो हमें बताइए ये क्या होगा, ये तब आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा। ये सब मैंने बताया है, कुछ चीजें याद करनी नहीं है। अगर साइन थीटा है या फिर क्रॉस प्रोडक्ट है तो, और दोनों अगर आपका वेक्टर है भाई, ठीक है, दोनों वेक्टर है, तो आपका सी क्या आएगा, वो आपका वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, और अगर ए और बी दोनों वेक्टर है और अगर डॉट प्रोडक्ट है यानी कि कॉस थीटा है, तो सी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, याद है ना। और यहाँ पे सिंपल अगर मैं आपको बोल दूं कि ये आपका ए बी है, ठीक है, ए डॉट बी है, डॉट प्रोडक्ट है, ये दोनों स्केलर है, तो ये भी क्या होगा, आपका स्केलर होगा। ठीक है, इसमें से कोई भी एक अगर वेक्टर आ जाता है डॉट प्रोडक्ट में, तो सी क्या आएगा भाई, वो आपका वेक्टर ही आएगा। क्लियर है, तो ये सब चीजें मैंने क्लास में बता रखा है। तो होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं, पहले मैं ये बता, बहुत शानदार सवाल पूछा गया था। अभी सवाल को, क्वेश्चन को अगर घुमाया भी जाएगा तो आप, मुझे लगता है कि बना पा रहे होंगे। देखिए अभी ये इतना सवाल मैंने इतना कंसेप्ट दिया ना, अब एक क्वेश्चन आपसे एकदम बेसिक सा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया। देखिए क्वेश्चन ये आपके पूछे गए सवाल है, बस डाटा मैं दूसरा लिख रहा हूं। क्वेश्चन में बोला गया कि कोई व्यक्ति, ठीक है ना,
कोई व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा सवाल को, कोई व्यक्ति कोई ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं या कोई ऑब्जेक्ट में कुछ भी लिख सकता है, सूटकेस लिख सकता है, बॉक्स लिख सकता है, बक्सा लिख सकता है। कोई व्यक्ति ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाया, ठीक है, कोई व्यक्ति जो है ऑब्जेक्ट को क्या किया है, ऊपर उठाया। क्या किया भाई, ऊपर उठाया। कितने हाइट तक, 10 मीटर तक मान के चलते हैं, 10 मीटर तक क्या क्या ऊपर उठाया। तो आपसे पूछा जा रहा व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य बताइए। तो ये अब मैंने पूरा कंसेप्ट दे दिया हूं। अगर ये क्वेश्चन अब नहीं बन पा रहा है, इट मींस आपने क्लास में ध्यान नहीं दिया। क्या है भाई, कोई व्यक्ति है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को ऊपर उठा रहा है, मान के चलते ये ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ठीक है, इसका कुछ वैल्यू ले लेते हैं, मास मान के चलते इस ऑब्जेक्ट का मास दे दिया गया है आपका 10 केजी, ठीक है, 10 केजी ले रहा है, ठीक। तो ये ऑब्जेक्ट जो 10 केजी का है, बोला गया कि इसको ऊपर उठाया गया कितने हाइट तक, 10 मीटर तक। यहाँ पे मान के चलते ये हाइट आपका हो गया 10 मीटर तक, ठीक है। ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाया गया है किधर, ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी हो गया आपका ऊपर। तो भाई सिंपल सी बात है, वर्क क्या होगा आपका पॉजिटिव। लेकिन आपसे पूछा गया पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, आपका वैल्यू पूछ रहा है कि किया गया कार्य कितना होगा। तो वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो फोर्स कितना आपका लग रहा है, जितना इसका वेट होगा, है ना भाई, जितना इसका वेट होगा उतना ही ना फोर्स लगाएगा, यानी एम जी। एस क्या हो गया, इसका हाइट, एच कॉस थीटा यानी थीटा का वैल्यू 0 डिग्री 1। तो एम जी, एम कितना है 10, जी का वैल्यू 10 ले रहे हैं, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा 9.8 या 10। एच कितना हाइट तक 10 और ये 1, यानी 1000 आपका जूल इज द राइट आंसर, ठीक है। यानी अगर बात किया जाए इसका सही उत्तर कितना, 1000 जूल। लेकिन अब यहाँ पे ऑप्शन चीजों को और थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई कर दूं, जैसे कि वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, एफ एस, ठीक है ना, कॉस थीटा। अगर मैं एसआई यूनिट की अगर बात कर लो, तो यहाँ तो बहुत अच्छा सवाल आपका एग्जामिनेशन में बनता है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको डिस्कशन कर दे रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं एसआई यूनिट निकाली, तो भाई एफ यानी कि फोर्स यानी न्यूटन हो गया, और डिस्प्लेसमेंट का क्या हो गया, न्यूटन मीटर। तो देखिए, यानी इसका मतलब क्या है, वर्क डन का एसआई यूनिट क्या हो गया भाई, न्यूटन मीटर, ठीक है, क्या हो गया, न्यूटन मीटर। या एसआई यूनिट हम लोग क्या बोल सकते हैं, जूल भी, यानी 1 जूल इक्वल टू क्या हो गया, 1 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ऑप्शन में 100 जूल ना होकर, सॉरी 1000 जूल ना होकर के 1000 न्यूटन मीटर, क्योंकि भाई 1 जूल इक्वल टू क्या हो गया आपका, न्यूटन मीटर के बराबर होता। ये हो गया आपका एसआई यूनिट या फिर एमकेएस यूनिट। अगर आपका सीजीएस यूनिट पूछ लिया जाए तो भाई क्या होगा, एफ एस कॉस थीटा, है ना। तो भाई एफ एस कॉस थीटा, इसका तो कोई यूनिट होगा नहीं। फोर्स का क्या होगा, न्यूटन में, तो याद करिए सीजीएस यूनिट का मैंने बताया फोर्स का क्या होता है, याद करिए एकदम एक चीज। नहीं हो पा रहा तो लिखे एम इंटू ए। डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है भाई, मीटर, लेकिन सीजीएस में क्या लिखेंगे बताइए, सीजीएस में क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर लिखेंगे। मास को क्या लिखेंगे, ग्राम। एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड, एसआई यूनिट, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया आपका सेंटीमीटर। तो अब यूनिट कितना आया देखिएगा, ग्राम, और ये हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू ये सेकंड ऊपर चला जाएगा तो सेकंड पे पावर -2, ठीक है। ये हो गया आपका वर्क का सीजीएस यूनिट, ये हो गया आपका सीजीएस यूनिट, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्ग, ठीक है ना। तो वर्क डन का जो सीजीएस एसआई यूनिट, सॉरी सीजीएस यूनिट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं अर्ग। तो 1 अर्ग इक्वल्स टू होता है यही 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये सब डायरेक्ट आपसे पूछेगा। एक और वैल्यू मैं बता दूं, 1 जूल इक्वल्स टू कितना होता है, 10⁻7 अर्ग होता है। अब मैं एक जगह तीनों वैल्यू लिख देता हूं जो मैंने आपको बताया। देखिए मैंने आपको क्या बताया, वर्क का मैंने आपको एसआई यूनिट और एमकेएस यूनिट के बारे बताया, वो क्या होता है आपका जूल आप बोल लीजिए, ठीक है, और न्यूटन मीटर। तो इसी से एक रिलेशन हमारा आ गया, 1 जूल इक्वल्स टू क्या आ गया भाई, 1 न्यूटन मीटर, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया सीजीएस यूनिट के बारे में। सीजीएस यूनिट अगर आपसे पूछेगा तो क्या होता है, अर्ग, और अर्ग इक्वल्स टू क्या हो गया, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया आपका। इसके बाद मैंने एक और रिलेशन बताया, 1 जूल इक्वल्स टू कितना होता है, 10⁻7 अर्ग होता है। वर्क कैसा यूनिट है, तो भाई सिंपल सा मैंने तरीका बताया वर्क का निकालने का। वर्क डन इक्वल्स टू होता है एफ एस कॉस थीटा, है ना। तो ये हो गया भाई वेक्टर क्वांटिटी, ये भी हो गया वेक्टर क्वांटिटी, यानी ये कैसा प्रोडक्ट है भाई, डॉट प्रोडक्ट है ना, डॉट प्रोडक्ट है। और जब डॉट प्रोडक्ट होगा, मैंने आपको बताया है कि जब ये डॉट प्रोडक्ट होगा और दोनों क्वांटिटी अगर वेक्टर होगी तो वर्क कैसा होगा आपका, स्केलर क्वांटिटी होगा।
ये भी क्लियर हुआ कि नहीं, पहले हमें ये बताइए वर्क कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है या फिर स्केलर क्वांटिटी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, क्योंकि अब यहां से ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, वर्क जो है ठीक है ना वो कैसा प्रोडक्ट है भाई, स्केलर प्रोडक्ट इसको बोल सकते हैं आप, स्केलर प्रोडक्ट, या फिर आप इसको बोल सकते हैं डॉट प्रोडक्ट, किसके किसके बीच, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का। ठीक है, समझ में आएगा कि नहीं, यहां तक चीजें बताइए भाई, बताइएगा। एक एक चीज को मैंने बड़ी बखूबी से चीजों को समझा दिया है, क्यों और कैसे है, क्यों नहीं होगा, वर्क स्केलर क्वांटिटी क्यों है, ये सब निकालने का तरीका अगर आप एग्जामिनेशन में भूल गए। और ये भी मैंने अब आपको बता दिया हूं, ये पूरा सीढ़ी वाला जो कंसेप्ट हो गया, वर्क जीरो भी हो सकता है, मैंने आपको दिखा दिया। ये आ जाइए, मैं तीनों स्टेज में यहाँ पे आपको ले आता हूँ। देखिए जो फर्स्ट स्टेज में आपने देखा, आपने फर्स्ट स्टेज में क्या देखा भाई, वर्क डन क्या रहा आपका, पॉजिटिव रहा। ठीक है, यहाँ पे सेकंड स्टेज प्लेटफॉर्म में चल रहा था 0 डिग्री है भाई, सॉरी 90 डिग्री है, तो यहाँ पे वर्क क्या हो गया, 0 हो गया। और थर्ड स्टेज में आपने क्या देखा, पॉजिटिव भी देखा। कब, जब आदमी के द्वारा पूछा जाएगा, और जब ऑब्जेक्ट के द्वारा पूछा जाएगा तो ऑब्जेक्ट नीचे लगा रहा है लेकिन ऊपर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो नेगेटिव भी वैल्यू मैंने दिखाया, फ्रिक्शन का एक एग्जांपल देके दिखा दिया है। ठीक है, तो चलिए ऐसे क्वेश्चन है। बाकी ये सब चीजें जितनी मैंने आपको बताया, जैसे कि देखिए वर्क के बारे में, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ सारा चीज मैंने लिख दिया, ये कैसे निकला नहीं निकला। अब वो तो क्लास में मैंने बहुत सारी चीजें बताया, जैसे अब यूनिट से जितने क्वेश्चन बनेंगे मैंने एक जगह रख दिया। ठीक है, यूनिट का देखिए एसआई यूनिट, एमकेएस हो गया, अब सीजीएस यूनिट के बारे में मैंने यहाँ पे निकाला, एक एक चीज कैसे निकला, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें, 1 अर्ग इक्वल टू ये हो गया। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका एग्जामिनेशन में पूछ लेगा, फंस जाइएगा। ठीक है, वर्क कैसा आपका स्केलर क्वांटिटी मैंने बताया है। अब केस 1, ये मैंने केस 1 बड़े बेसिक से एकदम नोट्स में करवाया है, और ये मैंने अभी आपको समझा भी दी है। ठीक है, अब देखिए वर्क, ये बहुत अच्छा सवाल है एग्जामिनेशन का, कि कंडीशन ऑफ जीरो वर्क, यानी कि वो सारे कंडीशन यहाँ मैंने एक जगह रखे हैं जब आपका वर्क क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है सर, एफ एस कॉस थीटा। तो 0 कब होगा, जब थीटा का वैल्यू क्या हो जाए, एक तो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, या फिर डिस्प्लेसमेंट एक नीचे आ जाएगा, तो भी आपका क्या हो जाएगा 90, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। पहला केस है जब क्या होगा, आपका वर्क 0 होगा। ठीक है, पहला केस जब थीटा 90 डिग्री हो जाए, या फिर फोर्स या डिस्प्लेसमेंट से कोई भी एक वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, फोर्स ही नहीं लग रहा हो तो भी वर्क नहीं है, तीसरा डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा तो 0। जैसे कि दीवाल में आप फोर्स लगाए हुए हैं, लेकिन वो आप कितना भी फोर्स लगा रहे हैं लेकिन दीवार तो खिसक नहीं रहा, यानी कि वहां पे वर्क 0 हो रहा। ठीक है, अब कोई ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लेकिन आपने फोर्स नहीं लगाया, तो आपके द्वारा कोई वर्क नहीं हो रहा। ये 3 केस तो पहले क्लियर है कि नहीं, ये बताइएगा। अब देखिए ये पहला, यहां मैंने वही लिखा, थीटा 90 डिग्री है और डिस्प्लेसमेंट या फोर्स दोनों में से कोई एक 0 है, तो वर्क 0 है। अब इस चीज को समझिए, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन वर्क इज 0। देखिए नॉर्मल रिएक्शन और ग्रेविटेशनल फोर्स, यहां पे अगर आप देखेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि जो पृथ्वी किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी और जिस बल से खींचती है उसी को आप ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, और नॉर्मल रिएक्शन जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि जो उसका भार नीचे लग रहा होता उसके ऊपर में क्या काम कर रहा था। एकदम नॉर्मल रिएक्शन का डेफिनेशन देखिए, याद रखिएगा, जैसे यहां मैंने दिखाया है, इसका भार नीचे लग रहा है mg, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि ऊपर डायरेक्शन में हमेशा नॉर्मल रिएक्शन कार्य करेगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर मैं दिखा दे रहा हूं, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, इसको आपने फोर्स लगाया इधर, अब ये ऑब्जेक्ट फोर्स लगाने के बाद यहां आ गया। ठीक है, अब इसका वेट नीचे काम कर रहा है, तो इस ग्रेविटेशन जो फोर्स है ये नीचे लग रहा है, ये फोर्स इधर लग रहा है, तो थीटा 90 डिग्री, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 0। अब आ जाइए नॉर्मल रिएक्शन निकाल लेते हैं। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है और फोर्स इधर, सॉरी ये डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा, तो नॉर्मल रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का 90 डिग्री है, तो यहां भी नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा किया गया कार्य 0। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा, ऑब्जेक्ट इधर आके मूव कर रहा है या इधर भी जा रहा, तो थीटा 90 है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किया गया कार्य किसी ऑब्जेक्ट पे या फिर नॉर्मल फोर्स के द्वारा किया गया कार्य किसी ऑब्जेक्ट पे क्या होता है, वो वर्क आपका 0 होता है। क्यों, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का थीटा क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। समझ में आया, तो ये भी केस बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन के लिए। देखिए वही बात यहाँ पे नोट्स में लिखा गया, एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0। ठीक है, वर्क क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, cos 90 वैल्यू। ठीक है, नेगेटिव कब होता है ये मैंने बताया, थीटा का वैल्यू 180, ये सब मैंने बताया, फ्रिक्शनल फोर्स के कारण भी हो सकता है, या फिर कब ग्रेविटेशनल फोर्स, सीढ़ी वाला मैंने बताया, ऐसा नहीं है हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स के कारण ये वर्क नेगेटिव होगा। अगर आप इंक्लाइन प्लेन पे चढ़ रहे हैं, सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, तो भाई जो ग्रेविटी नीचे लग रहा है लेकिन आप ऊपर चढ़े तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा, तो भी थीटा 180 डिग्री बन रहा है ना।
तो ये सारी चीज़ें हैं, और भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में वर्क एनर्जी पावर को देखना चाहेंगे और भी बहुत डिटेल डिस्कशन करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ेंगे, प्री IQ भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। देखिए हमारे क्लास में या हमारे इस चैनल पे जो भी वीडियो आएगी या जो भी क्वेश्चन बनाएंगे वो मतलब ए का बी, 2 का बी, 3 का सी नहीं होगा भाई, कंसेप्ट होगा जिसमें बहुत चीज आपका कवर होगा और अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन जो मेरिट लेवल पे चीजें आपको रोक लेती है रिजल्ट में, वो आपका क्लियर करवा रहा होगा। ठीक है, मिलते हैं। बाकी अगर कोई नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं साइंस का, मैं बार बार कर रहा हूँ, कोर्स में इनरोल होइए। नोट्स मेरे साथ बहुत स्टूडेंट लिए हैं, उसके बाद फिर से कोर्स को भी परचेस किए, मतलब नोट्स भी परचेस किए, कोर्स भी। तो इससे अच्छा है आपको कोई क्वेरी है तो 7909004902 पे कॉल करके एक बार अच्छे से कोर्स के रिगार्डिंग आप पूछ सकते हैं। मैं नंबर अच्छे से लिख दे रहा हूँ, 7909004902 पे। CBT 2 का कोर्स कंप्लीट है, इंजीनियरिंग ड्राइंग की भी। अच्छा, आपको डेमो वगैरह देखना तो यूट्यूब पे पड़ा हुआ भाई, इस बार ही 15 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, खैर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।